हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। दोस्तों, आज का ये जो सेशन है एक स्पेशल सेशन है जिसमें आपके एमपीपीएससी का जो प्रिंसिपल ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, कारखाना अधीक्षक की जो वैकेंसी आई थी उसके इंटरव्यू से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा ही कि आपके जो इंटरव्यूज हैं वो 31 जनवरी से शेड्यूल्ड किए गए हैं कमीशन के द्वारा। और बहुत लंबे समय से इन इंटरव्यूज का इंतजार था। काफी लंबे समय से एस्पिरेंट्स वेट कर रहे थे कि कब इंटरव्यू की डेट आएगी, बिकॉज इस एग्जाम को काफी लंबा समय हो गया है। पिछले साल एग्जाम हुआ था और उसके बाद एक साल पूरा हो गया और उसके बाद भी कुछ महीने ऊपर हो गए, और इसीलिए लगातार इंटरव्यू को लेकर के एक ये स्थिति बनी हुई थी कि जल्दी से अब इसकी डेट आ जानी चाहिए। तो अब आपके इंतजार खत्म हो गया है और 31 जनवरी से इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल कर दिए गए हैं। अब आपके सामने एक ही चीज होनी चाहिए फिलहाल में कि आप इस इंटरव्यू की बहुत ही बढ़िया तरीके से तैयारी करें। अगर आप लोगों का जो रिटन टेस्ट है उसमें जो भी स्कोर है, अभी आप उसको भूल जाइए कि कितना स्कोर है क्या है, क्योंकि हर इंसान को अपना स्कोर का थोड़ा एक आइडिया तो होगा ही कि आपका कितना क्या स्कोर उसमें है। लेकिन ठीक है, जितना भी स्कोर है, अगर अच्छा है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा एवरेज पे है, जो भी है, लेकिन ये जो इंटरव्यू वाला पोर्शन है इसको हमको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और हमारी तरफ से कोशिश ये होनी चाहिए कि इंटरव्यू में हम मैक्सिमम मार्क्स जो है, अधिकतम नंबर जो है वो हासिल कर सके, मतलब जितने ज्यादा से ज्यादा नंबर। आप इस बात को अभी बिल्कुल भी दिमाग में मत लाइए कि रिटर्न में क्या स्कोर रहेगा क्या नहीं रहने वाला है। आपके सामने जो चीज है आप उस पर पूरा फोकस रख लीजिए, यानी कि इंटरव्यू पे पूरा फोकस रखिए। अब इंटरव्यू के अंदर जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ शुरुआती मैंने आपको यूट्यूब पर और इधर उधर बात बता, मतलब कुछ बात आपसे शेयर की थी। तब हमने कहा था कि इंटरव्यू जो आपका टिका होता है वो बहुत सारी अलग अलग चीजों पर टिका रहता है, अलग अलग पॉइंट्स पे टिका रहता है, जिसमें एक महत्वपूर्ण खंड होता है आपका डेफ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, यानी जो कि आपका आवेदन प्रपत्रक होता है। वो एक की डॉक्यूमेंट होता है जो पैनल के सामने होता है आपसे जानकारी के संबंध में। तो उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन डेफ के अलावा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेनली, जो पहले से इंटरव्यू लेने वाले के दिमाग में कुछ उसके बारे में चलता रहता है, वो कोर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पर्टिकुलर एग्जाम के पोस्ट से जुड़े हुए, यानी उसके कोर फैक्टर्स से जुड़े हुए क्वेश्चंस रहते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसका रिटर्न क्वालिफाई करके आप इंटरव्यू देने गए, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू आप किस पोस्ट पे सिलेक्ट होके जाने वाले हैं, उस पोस्ट पर जो आप सिलेक्ट होके जाने वाले हैं, तो उस पोस्ट के क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, यानी कि उस पर्टिकुलर ऑफिस के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाले हैं। उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आपको कितना आइडिया है, आप कितना जानते हो। बहुत ज्यादा तो आप हर चीज तो नहीं जानते और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आप हर चीज जानो, क्योंकि बाकी चीजें आपको वहां पर ट्रेनिंग के दौरान सिखाई जाएंगी। लेकिन एक जो फंडामेंटल आइडिया होता है, बेसिक आइडिया होता है किसी भी चीज का, तो वो पर्टिकुलर बेसिक चीज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी जो चीज होती है वो उससे रिलेटेड, मतलब उस पर्टिकुलर ऑफिस से रिलेटेड या उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड कुछ डिसीजन मेकिंग, सिचुएशनल हैंडलिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उस पर्टिकुलर पोस्ट के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उसके बारे में कुछ व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप इस पोस्ट पे जा रहे हो और आपके सामने ऐसे ऐसे चैलेंजेस आते हैं या ये चुनौती आती है, तो आप इसको कैसे हैंडल करोगे, ऐसी स्थिति में क्या जवाब, क्या निर्णय लेंगे, क्या फैसला लेंगे, क्या कदम उठाएंगे, या क्या करना चाहिए। कुछ आपसे सजेशन ले सकते हैं कि आप मान लो कि जिस भी पोस्ट पे जा रहे हो उस पोस्ट में अगर आपके सामने ये समस्या या चुनौती आती है तो क्या करना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें आपके सामने पूछी जाती है। और दूसरा होता है आपका डेफ, जिसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर है कुछ तो वो, आपके इंटरेस्ट, हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके गांव शहर कॉलेज वगैरह से जुड़ी चीजें, आपके सब्जेक्ट जो रहे हैं, अगर आपने कुछ रिसर्च वगैरह किया है तो उससे, कुछ वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो रिटन टेस्ट हुआ था, यानी कि जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था, उस रिटन एग्जामिनेशन में एक बहुत बड़ा पोर्शन या एक बहुत बड़ा खंड था स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा ही, आप लोगों ने पढ़ा ही था।
ये जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पोर्शन है, ये स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है, इसके बारे में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ये जिस पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो उससे बहुत गहरे से जुड़ा हुआ पोर्शन है। जैसे कि आप अगर प्रिंसिपल, जो कि आपका पोस्ट है प्रिंसिपल, ग्रेड 1 ग्रेड 2 जो भी है, या असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर या कारखाना निरीक्षक, ठीक है, फैक्ट्री इंस्पेक्टर जिसको बोलेंगे, इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप, मतलब इनमें से सभी पोस्ट के लिए आप अगर आप एलिजिबल हो और आप उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला पोर्शन है आपके सिलेबस में, यानी जो रिटर्न के सिलेबस में है, उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल या बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव जो है इन पोस्ट के साथ है। ये जितनी भी पोस्ट है उनके साथ इस पर्टिकुलर सेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण और गहरा जुड़ाव है। इसीलिए जो इंटरव्यू आपका होगा उसमें ये स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ये आप मान के चलिए, अलोंग विद योर डेफ एंड अदर थिंग्स। मतलब ये है कि आपका, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे एक तो डेफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डेफ का मतलब जो आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। ये मान के चलो कि आपका 30 से 40% जो इंटरव्यू रहेगा वो आपके डेफ से ही रहेगा। उसके बाद जो है आपको तैयार करना है पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन की उसका क्या काम होता है, क्या जॉब प्रोफाइल होती है, उनको क्या करना होता है बेसिकली, उसका जो वर्किंग प्रोफाइल है वो वर्किंग प्रोफाइल क्या होता है, वो तमाम चीजें इसमें रहती है। तीसरी चीज रहती है आपकी डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस। डिसीजन मेकिंग में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, एथिकल डिलीमा के क्वेश्चंस आ गए, आपका सिचुएशनल हैंडलिंग के क्वेश्चन आ गए, वो सब इसमें आ जाते हैं। जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है और कहा जाता है कि इस सिचुएशन में आप क्या निर्णय लेंगे या आप क्या करेंगे या आपको क्या करना चाहिए, तो वो सब इसमें आ जाते हैं। अब वो जो क्वेश्चन रहते हैं डिसीजन मेकिंग के, वो रियल लाइफ भी हो सकते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करने के लिए या आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स द प्रॉब्लम चेक करने के लिए। तो वो रियल लाइफ सिनेरियो भी आपको दे सकते हैं जो हमारे पर्सनल या प्रोफेशनल जिंदगी से जुड़ा हो सकता है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपको आपके परिवार का ही कोई एक एग्जांपल दे दिया कि भाई आपकी फैमिली है, फैमिली में दो लोग हैं जो इक्वली आप जिनको लव करते हैं या इक्वली जिनको आप अडोर करते हैं, और दोनों में से किसी को एक को ही आपको चुनना है, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर इथिकल डिलीमा या मॉरल डिलीमा बनता है, जिसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड या सिचुएशन हैंडल करने का तरीका, या सिचुएशन जब ऐसी आ जाती है जब हमको कोई डिसीजन लेना पड़ता है, बहुत मुश्किल ऑप्शंस में से चुनना पड़ता है, तो वहां पर आप फंबल तो नहीं करते, वहां पर आप उसको गिव अप तो नहीं कर देते, सही डिसीजन ले पाते नहीं ले पाते, आप कितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप डिसीजन लेने में डरते या हिचकिचाते तो नहीं है। इस तरह की चीजें चेक करने के लिए पूछा जा सकता है। और कई बार ये होता है कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके जॉब रिलेटेड उसी से पूछ लेते हैं, जॉब जो आपका प्रोफाइल होने वाला है उस प्रोफाइल से रिलेटेड आपको एक बेसिकली केस स्टडी दे दी जाती है। और वो केस स्टडी जो होती है, उस केस स्टडी में आपको कुछ सिनेरियो या सिचुएशन दे देते हैं और आपको बताना रहता है कि इस सिनेरियो या सिचुएशन में आप क्या करेंगे। वो आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड ही रह सकती है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस उसमें रहते हैं। तो एक पोर्शन आपका ये हो गया। लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका तीसरा पोर्शन, जो कि स्किल डेवलपमेंट वाला और वोकेशनल ट्रेनिंग वाला। अब देखिए, ये जो स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसके बारे में कई स्टूडेंट्स को ये डाउट, ये क्वेरी बनी हुई है कि इससे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अगर और पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे। दो तरह के डाउट है इसके बारे में कि भाई इसको हम प्रिपेयर करें या नहीं करें। पहली डाउट तो यही है कि इसको हमको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि रिटर्न में तो आपने इसको एक तरीके से प्रिपेयर किया ही है। अगर हम रिटर्न एग्जाम की बात करें तो वहां पर तो आपने इसको मेरे हिसाब से प्रिपेयर किया ही होगा। आपको 40 नंबर का ये पूछा गया था, 40 क्वेश्चन आए थे बेसिकली, तो ये आपने वहां पर तो प्रिपेयर किया ही होगा एक चीज। तो इसको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें या नहीं, इंटरव्यू के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो पहला ये है कि स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग जो है
पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि इसको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। ठीक है। दूसरा, अगर प्रिपेयर करें तो इसको कितना वेटेज दें, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, या बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक दिमाग में वेटेज तो देखना पड़ेगा ना कि भाई इस पे कितना ध्यान दें। अगर हम इसको प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो कितना प्रिपेयर करें, भाई कितना इस पर, कितनी एनर्जी दे, कितना टाइम दे, कितना एफर्ट दे, क्या एक्सपेक्टेशन है इससे, कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप, पहली चीज तो ये कि प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, और दूसरा अगर करना है कितना प्रिपेयर करना है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, नॉर्मल, कितना। तीसरा, अगर इसको प्रिपेयर करना ही है तो इससे कैसे सवाल बन सकते हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कैसे या किस प्रकार के सवाल इससे बन सकते हैं। मतलब विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, विच सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस, किस तरह के सवाल या किस तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो तीसरा प्रश्न ये है। ठीक है। और ये जो प्रश्न बनेंगे उसको हमको कैसे सॉल्व करना है या कैसे उसका आंसर करना है। तो इन चार बिंदुओं के अंतर्गत हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहली चीज है कि इसको प्रिपेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग को इंटरव्यू के पर्पज से। तो मेरा एक पंक्ति में उत्तर होगा कि इसको आपको जरूर प्रिपेयर करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके आईटीआई है या पॉलिटेक्निक है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग ही का। इनका काम क्या है? वोकेशनल ट्रेनिंग देना। इसका पर्पस ही है वोकेशनल ट्रेनिंग देना इन इंस्टीट्यूट्स का। चाहे वो आपके आईटीआई इंस्टीट्यूट्स हो, पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स हो, ट्रेनिंग सेंटर्स हो, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स हो, इन तमाम चीजों का एक ही कार्य है, या इन तमाम चीजों को स्टेब्लिश करने का एक ही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर के रोजगार के लिए उपयुक्त बनाना, रोजगार के लिए सुटेबल बनाना। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो। तो ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं और जो भी पोस्ट इसमें दी गई है, चाहे वो प्रिंसिपल की पोस्ट हो, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, इन पोस्ट का, चाहे फैक्ट्री इंस्पेक्टर हो, कारखाना निरीक्षक, तो इन सभी पोस्ट का सीधा सीधा संबंध का एक बेटा, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। क्योंकि ये सभी पोस्ट पर जो लोग आसीन रहते हैं, यानी कि इन सभी पोस्ट पर जो लोग सिलेक्ट होके जाएंगे या अभी फिलहाल में होंगे, उन सबको सीधे क्या करना है? उन सबको सीधे सीधे बच्चों में, स्टूडेंट्स में, या जो उनके यहाँ ट्रेनिंग आते हैं उनमें स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करना है, ताकि वो कुछ स्किल हासिल करके, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करके अपने लिए एक रोजगार के अवसर ले सके, या रोजगार के अवसर को का उपयोग करके कोई रोजगार हासिल कर सके, एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सके। तो बेसिकली, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ पोस्ट है, सीधे सीधे डायरेक्टली जुड़ा हुआ पोस्ट है, इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपसे इस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एक चीज। दूसरी चीज है कि क्योंकि आपको रिटर्न में भी ये दिया हुआ है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, तभी तो रिटर्न एग्जाम में ये आया है। रिटर्न में आप देखें, कोई दूसरे एग्जाम में अलग से स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग इतने ज्यादा वेटेज का पूछा जाता है कि नहीं पूछा जाता? आप खुद ही देखते होंगे, आप दूसरी भी परीक्षाएं देते हैं, आप ही लोग हैं, एमपीपीएससी एई भी देते हैं, व्यापम भी देते हैं, एसएससी भी देते हैं, कुछ लोग सिविल सर्विसेज भी शायद देते होंगे। आप देखेंगे कि किसी भी एग्जाम में इतने बड़े स्केल पर स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जुड़े हुए टॉपिक्स डेडिकेटेड मैनर में रिटर्न में नहीं पूछे जाते जितने कि इसमें पूछे गए हैं। इसका मतलब यह है कि जब रिटर्न में इससे 40 क्वेश्चन आए हैं, इसका मतलब यह है कि आप ये मान के चलिए कि इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये अकारण या अनायास नहीं है कि 40 नंबर रिटर्न में स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे सब्जेक्ट के रखे गए। इसलिए रखे गए क्योंकि जो पोस्ट है, उन पोस्ट का सीधा सीधा संबंध इसी के साथ है, क्योंकि उन लोगों को काम क्या करना रहेगा जो सिलेक्ट होके जाएंगे? बच्चों को स्किल्ड करना है, उनको स्किल प्रोवाइड करना है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो उससे जुड़े हुए विभिन्न पक्षों की समझ होना कैंडिडेट में बेहद जरूरी है।
ये मान के चला जाएगा कि भाई जिस कैंडिडेट में स्किल डेवलपमेंट की एक समझ है कि कैसे स्किल डेवलप करना पड़ेगा, कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, उनकी क्या प्रोज एंड कॉन्स है, किस तरह से वो सफल हो सकती है, किस तरह से सफल नहीं हो सकती, क्या क्या उनके मार्ग में अड़चने आती हैं, स्किल डेवलपमेंट को लेकर के क्या क्या किया जा रहा है, क्या क्या किया जाना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तमाम जब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं रहेगी तो आप उन पोस्ट के साथ कैसे न्याय कर पाओगे। तो जब आपसे इंटरव्यू पूछा जाएगा, इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, तो डेफिनेटली इन विषयों पर चर्चा आपसे करना चाहेगा इंटरव्यूअर। ठीक है। वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के आपका क्या दृष्टिकोण है, भारत में इसकी क्या स्थिति है, मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली क्या स्थिति है, कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, क्या उनका सफलता का दर क्या रहा है, क्या क्या बाधाएं आती है, कौन सी रुकावटें आती हैं, फंड्स की कमी है, लोग इसके प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, या जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो अप टू डेट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, पुराने धरणों पे चल रही, क्या प्रॉब्लम्स है। तो एक होलिस्टिक समझ, एक होलिस्टिक और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव समझ होना इनकी आपको जरूरी माना जाएगा। इसीलिए आपके रिटर्न में भी इतना डिटेल में दिया गया है वो चीज, और इंटरव्यू में भी आप मान के चलो कि इससे प्रश्न आएगा ही आएगा, पूछा ही जाएगा। इसलिए इसको हमें प्रिपेयर तो करना है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है कि प्रिपेयर करें या नहीं, इसमें कोई संदेह ही नहीं होना चाहिए कि प्रिपेयर करें या नहीं, क्योंकि हमें इसको प्रिपेयर करना ही है। ठीक है। एक चीज। अब दूसरी है कि प्रिपेयर करना है तो प्रिपेयर कितना करना है। मैंने आप लोगों के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एक डिजाइन, मतलब हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी डिजाइन किया गया है। कुछ स्टूडेंट्स ने जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने, बल्कि कई स्टूडेंट्स ने वो आईजीपी का सेशन अटेंड भी किए थे पहले। उसमें मैंने आपको बताया है कि हम जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हर सेक्शन से। जैसे डेफ से जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो उसको, जब हम डेफ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब डेफ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पहला काम हमारा ये होता है कि हम जो भी पोर्शन उठा रहे हैं, जैसे मान लो कि डेफ से मैंने आपका फॉर एग्जांपल उठाया एक, जैसे डेफ में डेफ आपका है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें मैंने आपका सबसे पहला पोर्शन होता है आपका नाम, नेम। ठीक है। अब ये नेम जो है, इसमें अगर आपका नाम यहाँ पर सामने लिखा ही रहेगा, डेफिनेटली है। अब इसमें मान लो कि आपका नाम बहुत कॉमन है, अगर विजय, सचिन, अमित, है ना, अंकित, इस तरह का नाम है, तो आपके नाम से कभी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका नाम थोड़ा सा यूनिक है, यूनिक कई मामलों में हो सकता है, जैसे ये कि नाम अपने आप में उसका अर्थ को लेकर के, मीनिंग को लेकर के जिज्ञासा पैदा हो कि यार इस बड़ा यूनिक नाम है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। ठीक है। या फिर वो किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम हो, तो उससे प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जैसे किसी लड़के का नाम अगर मान लो कि किंशुक है, अभी जो किंशुक एक कॉमन नाम नहीं है, किसी फेमस पर्सनैलिटी का नहीं है, पर ये अपने संरचना में, अपने स्ट्रक्चर में और मीनिंग में यूनिक नाम है। हो सकता है कि ऐसा नाम देख करके कोई भी इंटरव्यूअर के दिमाग में एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा हो, एक बहुत ही नेचुरल किस्म की क्यूरियोसिटी पैदा हो कि यार किंशुक का क्या मतलब होता होगा, तो वो आपसे आपके नाम का मतलब पूछेगा। और अगर आपने बोला कि मुझे मालूम ही नहीं है मेरे नाम का मतलब, तो आपका इंप्रेशन गया पूरे तरीके से। लेकिन अगर आपका नाम अंकित है तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अगर आपका नाम ना बहुत यूनिक है, ना बहुत कॉमन है, बीच का है, तो पूछा जा भी सकता है, नहीं भी, तो आप मीनिंग उसका याद करके ही जाओ। जैसे किसी का नाम मान लो कि ऐसा है जो बहुत यूनिक भी नहीं है, बहुत कॉमन भी नहीं है, पूछा जा भी सकता है। जैसे कि मान लो कि सौरभ नाम है, अब सौरभ नाम जो है ना यूनिक है ना कॉमन है, बहुत कम संभावना है कि इससे प्रश्न पूछा जाए, फिर पूछ भी सकता है। ठीक है ना। यूनिक एक संदर्भ में यह भी होता है कि किसी का नाम किसी फेमस पर्सनैलिटी से मिलता है। मान लो कि किसी लड़के का नाम नरेंद्र है, अब ये नरेंद्र नाम बहुत यूनिक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फेमस पर्सनैलिटी, देश के प्रधानमंत्री का नाम है। किसी का नाम मान लो कि अमिताभ है, तो अब ये मान के चलो कि इससे प्रश्न पूछा जाएगा। ऐसे हमने हर पोर्शन के मामले में, मैंने आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में बताया है, तीन कैटेगरीज में हमने
डिवाइड किया है क्वेश्चंस को हर मामले में। मैंने आपको बताया है कि लीस्ट एक्सपेक्टेड, कॉमनली एक्सपेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड, ऐसे 3 भागों में हमने डिवाइड किया है क्वेश्चंस को। और ये केवल नाम के मामले में नहीं है, पूरे डेफ के मामले में, पूरे के पूरे आपके प्रोफाइल के मामले में, साथ ही साथ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मामले में, आपके हॉबी और इंटरेस्ट के मामले में, आपके जो पोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उसके मामले में, आपके जो डिसीजन, सभी में इस तरह से हमने क्वेश्चंस को उस आईजीपी में डिवाइड किया है, लीस्ट एक्सपेक्टेड, कॉमनली एक्सपेक्टेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड, इस तरीके से कि भाई कुछ ऐसा है जो जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कुछ ऐसा है जिससे हाँ 50-50 का मामला है या 60-40 का मामला है। 60% चांसेस है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 40% चांस है कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। तो इसको हमने काय में डाल दिया, कॉमनली एक्सपेक्टेड में। हाँ भाई 60% चांस है कि पूछ सकता है, 40% चांस है कि नहीं भी पूछेगा, उसको कॉमनली एक्सपेक्टेड में डाल दिया। मोस्ट एक्सपेक्टेड में यह है कि 85% से ज्यादा संभावना है कि प्रश्न पूछा जाएगा, इसको तो आपको तैयार करना ही है। और लीस्ट एक्सपेक्टेड में यह है कि 40% से कम प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे अगर किसी का नाम अंकित है तो अंकित नाम का मतलब तो खैर कोई नहीं ही पूछेगा, नहीं ये पूछेगा कि भाई आपका नाम अंकित है। लेकिन हाँ किसी का नाम अगर अमिताभ है या नरेंद्र है तो पूछ सकता है कि आप में और अमिताभ बच्चन में की पर्सनैलिटी में या नरेंद्र मोदी की पर्सनैलिटी में क्या कॉमन बातें हैं, या आपको अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, या अगर आपका नाम किंशु के क्या मतलब होता है इसका, ऐसे। और अगर आपका नाम कॉमन है तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। जैसे आपको अगर आपके डैश में गैप बहुत ज्यादा आ रहा है, आपने मान लो कि 2013-14 में इंजीनियरिंग पास की थी, 2025 में आप इंटरव्यू दे रहे हो, बीच में आपके पास वर्क एक्सपीरियंस ना के बराबर है, तो आप मान के चलो कि गैप से क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड हो गया, क्योंकि यू हैव बीन वर्कलेस जॉबलेस फॉर अ वेरी पीरियड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आपसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन जाएगा कि इतने सालों में आप क्या कर रहे थे बेसिकली, तो उसको कैसे हैंडल करना है आपको, कैसे गैप को ब्रिज अप करने की या कवर अप करना है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। इस तरह से हमने पूरे उसको तैयार किया है अपने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। अब जो है मैं यहाँ पर आ रहा हूँ कि ये जो स्किल डेवलपमेंट वाला हमारा पोर्शन है या हमारा जो सेक्शन है, इसको प्रिपेयर तो करना है, ये तो बात का है कि प्रिपेयर करना है, लेकिन कितना प्रिपेयर करना है, क्या हम इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड में डालें या कॉमनली एक्सपेक्टेड में डालें या लीस्ट एक्सपेक्टेड में डालें, अपने उसके हिसाब से जो हमने वहां पर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में जैसे हर पोर्शन में किया है, नाम से लेके, प्रोफाइल से लेके, माता पिता के नाम से लेके, शहर गांव से लेकर के, आपकी हॉबी से लेके, वर्क एक्सपीरियंस, सभी के मामले में हमने उसको डिवाइड किया है 3 भागों में। ऐसे ही हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम स्किल डेवलपमेंट को मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखें, लेस एक्सपेक्टेड में रखें या कॉमनली एक्सपेक्टेड में रखें। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे हिसाब से ये जो वोकेशनल है इसको हमको रखना चाहिए मोस्ट एक्सपेक्टेड। आप ये मान के चलो कि मोर देन 80% चांसेस है कि इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, पहली बात तो यह है कि प्रिपेयर करना है, और दूसरी बात कितना प्रिपेयर करना है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बढ़िया तरीके से, एकदम शानदार तरीके से प्रिपेयर करना है। कौन से कॉलम में इसको रखना है, मतलब वो जो हमने वो बनाए हैं बेसिकली, जो डिवाइडेशन बनाए हैं या जो कैटेगरीज बनाई है, उस कैटेगरीज में हमको किस कैटेगरी में इसको पुट करना है, इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली में करना है। मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आईजीपी में नहीं शामिल रहे हैं या नहीं है, उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे 3 भागों में बांटिए अपने इंटरव्यू की तैयारी को। इंटरव्यू की तैयारी को मतलब जो आप डेफ प्रिपेयर करेंगे उसमें जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको मोस्ट एक्सपेक्टेड, कॉमनली एक्सपेक्टेड और लीस्ट एक्सपेक्टेड, और फिर इसको प्रिपेयर कीजिए। उसपे उतना ही एफर्ट डालिए, उसपे उतना ही एनर्जी वेस्ट कीजिए, उतना ही टाइम लगाइए जितना उससे क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपका जो एक तैयारी रहेगी वो साइंटिफिक और लॉजिकल मैनर में चलेगी, वरना आप एक ही चीज को प्रिपेयर करते रहोगे, ऐसा नहीं करना है। डेफ को हर चीज के मामले में ऐसे बांट लो कि भाई इससे क्वेश्चन पूछे जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, जितनी प्रोबेबिलिटी है उस हिसाब से उसको तैयार करो। एकदम ज्यादा प्रोबेबिलिटी है तो बढ़िया तैयार करो, लीस्ट प्रोबेबिलिटी है तो एक बार देख लो, हल्का सा, ज्यादा मत देखो, और कॉमनली है तो 50-50%, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इस तरीके से।
ठीक है। और जो आपके अगले क्वेश्चंस रहते हैं, देखो कोई भी इंटरव्यू जो रहता है उसमें इंटरव्यूअर क्वेश्चंस को रट के नहीं आता घर से कि यार इस बंदे से मैं ये क्वेश्चंस पूछूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप जो जवाब देते हैं, अगला प्रश्न उसी जवाब के अंदर से निकलता है बहुत बार, हमेशा तो नहीं, लेकिन हाँ 50-60% मामलों में यही होता है। आपने जो जवाब दिया उसी जवाब का कोई सिरा पकड़ करके दूसरा प्रश्न आ जाएगा। इसलिए आप पहले से ही घर पे इसकी तैयारी करके रखो कि भाई मैं ये जवाब दूं, अगर मुझसे ये प्रश्न पूछा गया तो मैं ये जवाब दूंगा। अब इस जवाब में क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, इस जवाब में क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं वो आप देख लो। फिर इसका जवाब आप क्या दोगे, चारों का एक बार सोच लो कि भाई इस जवाब में से मेरे से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं और इसका मैं ये उत्तर दूंगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो एनीवे, ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग वाला है या स्किल डेवलपमेंट वाला पोर्शन है, इसको हमको पहली चीज तो प्रिपेयर करना है, और दूसरी चीज ये है कि इसको मोस्ट एक्सपेक्टेड में डालना। ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड में मतलब ये मान के चलो कि मोर देन 80% चांस है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, ये भी तय हो गया। मतलब इसको अपने को छोड़ना नहीं है, इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको फाइनली सिलेक्शन लेना है तो इंटरव्यू में को बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि हो सकता है कि आपका रिटर्न में मार्क्स कम हो या एकदम आप बाउंड्री पर ही हो, और अगर इंटरव्यू में भी अगर आप बाउंड्री पे रहे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये मैं आपको बहुत मतलब कठोर शब्दों में कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर आप वहां भी बाउंड्री पे ही पास हुए हो, कट ऑफ पे ही हो एकदम, और इधर भी कट ऑफ के नीचे रह गए या कट ऑफ पे रह गए, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। इसलिए आपको इंटरव्यू में पूरी जी जान झोंक देना है, जो भी कोर कसर बाकी हो कम से कम इंटरव्यू उसको ब्रिज अप कर ले। मान लो रिटर्न में थोड़ी कोर कसर रह भी गई हो तो इंटरव्यू से वो ब्रिज अप हो जाए, और जिसका रिटर्न में स्कोर अच्छा है उसको भी ऐसा नहीं कि इंटरव्यू प्रिपेयर नहीं करना है, उसको भी इंटरव्यू अच्छे से ही प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड में इसको डाल देते हैं। अब आगे बढ़ते, तीसरा हमने क्या बोला था, अब इसको प्रिपेयर करना ही है तो कैसे प्रिपेयर करें, पहली चीज ये कैसे प्रिपेयर, फिर सवाल में लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। पहले हम ये जाने कि इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो देखिए अभी आपके पास पर्याप्त समय है, मैं ऑन एन एवरेज मान के चल रहा हूँ कि आपके पास 20 दिन है। हालांकि 21 से इंटरव्यू है तो 15 ही दिन है, पर हो सकता है कि सबका इंटरव्यू 21 को ना हो, वो तो आगे तक चलेंगे ही। पहली चीज मोस्ट एक्सपेक्टेड यानी कि 80%। दूसरा हम ये मान चलो 15 दिन मान लेते हैं, रफली 15 दिन मान लो। हालांकि अब तो 15 दिन भी बाकी नहीं है आपके सामने, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं रफली 15 दिन, हालांकि अब उतना भी समय नहीं है। अब जो है, आपको इन 15 दिनों के समय को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना है इंटरव्यू की तैयारी में। देखो डेफ वगैरह के बारे में आपका पहले से पढ़ा रहता है जनरली, अब आपके पास इतना लंबा समय हो गया है, आपने कुछ तो सोचा ही होगा साल भर में। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिपरेशन आपका डेफ के सभी खंडों पे रहता है, चाहे वो नाम वाला खंड हो आपका नाम मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, वर्क एक्सपीरियंस इफ एनी, और आपका हॉबी या जिसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर बोल देते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर, ये 4 पार्ट में आपका डेफ रहेगा। आपको इसके बारे में कुछ कुछ तो अपनी तैयारी है ही ना भाई, पर्सनल का आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, अपनी खुद की जानकारी आपको मालूम ही है। आप जिस गांव के हो, जिस शहर के हो, जिस कस्बे के हो, जिस जिले के हो, वहां पर कोई खास बात है, कुछ पर्यटन के मामले में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या प्राकृतिक दृष्टिकोण से कोई प्रसिद्ध चीज है, जैसे सिंगरौली है तो ऊर्जा राजधानी है भारत की, वहां पर एनर्जी कैपिटल है, क्या क्या उसके बारे में सेटअप है वहां पर तो आपको पता ही होगा, है ना। कोई खजुराहो छतरपुर से तो खजुराहो से सवाल आएगा, उससे बनेगा ही बनेगा। कोई उज्जैन का है तो उससे महाकाल और उज्जैन के बारे में सवाल पूछा जाएगा, टूरिज्म से रिलेटेड, है ना। ऐसे आपको आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन और ये सब थोड़ा थोड़ा आपका प्रिपेयर रहता है। लेकिन ये आपका स्किल डेवलपमेंट है, ये आपने तैयार तो किया था पिछले साल, लेकिन अभी काफी लंबा समय हो गया है तो आप भूल भाल भी गए होंगे। तो इसको कैसे तैयार करना है, हाउ, देखो पहले तो ये है कि जो आपको आपके रिटर्न का सिलेबस है उसमें जो स्किल डेवलपमेंट का पोर्शन दिया हुआ है आपके सिलेबस में, उसको आप बढ़िया से थरो तैयार कर लो।
और इससे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं प्रैक्टिकल नेचर के बनेंगे। ये आप हमेशा याद रखो एक तरीके से कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेंगे बहुत टेक्निकल लेवल के नहीं बनेंगे, एक लेमैन की तरह से, कि भाई स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग से जो क्वेश्चन बनेंगे वो इंटरव्यू में किस तरह के बनते हैं। बेसिकली इंटरव्यू में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि जिसके अंतर्गत एक साधारण व्यक्ति जो है एक साधारण समझ आपकी जानना चाह रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो प्रिपेयर करना है वो है सिंपल लेमन क्वेश्चन। सिंपल लेमन क्वेश्चंस का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति साधारण रूप से आपकी समझ जानना चाह रहा है स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग के मामले में, तो वो आपसे क्या पूछेगा। कुछ एनालिटिकल या समझ पर आधारित प्रश्न होंगे, अंडरस्टैंडिंग पर आधारित प्रश्न, समझ पर आधारित प्रश्न। कैसे क्वेश्चन आएंगे, समझ पर आधारित प्रश्न। समझ पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे, जैसे आपसे पूछेंगे, मान लो कि आपसे कोई पूछे कि भाई टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में क्या अंतर है, ये पूछ सकता है। टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में क्या अंतर है, ठीक है। फिर आपसे ये पूछ सकता है कि नॉर्मल एजुकेशन जो हम बोलते हैं और वोकेशनल एजुकेशन, इनमें क्या अंतर है। वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, सिंपल क्वेश्चन। वोकेशनल एजुकेशन से आप क्या समझते हैं, टेक्निकल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन एक ही है या दोनों में अंतर है। नॉर्मल एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन में क्या अंतर है ना। टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन एक ही है या अलग अलग है, अगर अलग अलग है तो इनमें क्या अंतर है, दोनों के बीच में क्या अंतर संबंध है, को रिलेशन क्या है, तो दोनों के बीच में क्या को रिलेशन है। नॉर्मल और वोकेशनल ट्रेनिंग आपस में कैसे अलग अलग है, वोकेशनल ट्रेनिंग किसे कहते हैं, ये पूछ सकता है। वोकेशनल ट्रेनिंग को लेकर के भारत में क्या स्थिति है, क्यों भारत में वोकेशनल ट्रेनिंग की स्थिति वैसी नहीं है जैसी होना चाहिए, भारत को वोकेशनल ट्रेनिंग की क्यों जरूरत है, हमारे देश को व्हाई डू वी नीड वोकेशनल ट्रेनिंग, क्यों जरूरी है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जननांकिकी लाभांश जिसको बोलते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, इससे आप क्या समझते हैं, है ना। इंडिया में वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड डिविडेंड क्या होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग का इंडिया में क्या सिनेरियो है, क्या स्कोप है, क्या चैलेंजेस हैं उसके रास्ते में, है ना। सरकारें क्या काम कर रही है, कौन कौन सी नीतियां हैं एमपी में या पूरे इंडिया में कौन कौन सी नीतियां हैं, कौन कौन सी बॉडीज हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसके लिए काम करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, पहले तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो ये है कि सबसे पहले आपको अपना जो रिटर्न का जो सिलेबस है उसी को उठा लो, और रिटर्न के सिलेबस में ही आप 3-4 बिंदुओं के अंदर इसको तैयार करो। पहला बिंदु आप ये रखो, सबसे पहला बिंदु आप ये रखो कि जो साधारण क्वेश्चंस होते हैं, सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन मतलब कैसे, समझ पर आधारित, परिभाषाएं, डेफिनेशंस। वोकेशनल ट्रेनिंग क्या है, टेक्निकल टेक्निकल एजुकेशन क्या है, वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट की हमें क्यों जरूरत है, क्या चैलेंजेस हैं उसके रास्ते में, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या माइंडसेट है लोगों का उसको लेकर के, ये सब सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा, इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट काम कर रही है, अब गवर्नमेंट काम कर रही है तो इसमें फिर दो चीजें आ जाएंगी। एक तो बॉडीज, इंस्टीट्यूशंस, कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस है, कौन कौन सी बॉडीज है जो वोकेशनल ट्रेनिंग और एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। अब ये इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज जो होती हैं ये एक नहीं होती, कई हैं। स्टेट लेवल पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे अलग है ना। स्टेट लेवल पे अलग है, सेंट्रल लेवल पे अलग है। फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज है इसमें भी ऊपर से लेकर नीचे तक हायरार्की बनी होती है। एक संस्था जो है वो पूरी नीति बनाती है, पॉलिसी बनाती है, दूसरी संस्था उसको अलग अलग लेवल्स पे इंप्लीमेंट करती है, जैसे जिला स्तर पे, उससे ऊपर संभाग स्तर पे, फिर जिले से नीचे ब्लॉक लेवल पे।
अलग अलग स्तरों पर इंप्लीमेंट करने वाली भी बॉडीज होती है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज है, पहली बात तो ये स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पे अलग अलग हो सकती है। कुछ काम केंद्र सरकार कर रही है, कुछ काम राज्य सरकारें कर रही है ना। कुछ संस्थाएं केंद्र सरकार की, कुछ संस्थाएं राज्य सरकार की, तो दोनों। फिर ये जो इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज है, ये मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल मतलब पॉलिसी मेकिंग वाली बॉडीज भी है, उसको अलग अलग लेवल पे इंप्लीमेंट करने वाली बॉडीज भी है, उसमें काम करने वाले ऑफिसर्स भी हैं, कर्मचारी भी हैं। तो कौन कौन से कर्मचारी या ऑफिसर्स इसमें इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। तो ये पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आपके दिमाग में बन जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ, जैसे हमने बोला प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। अब ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर हम पढ़ेंगे, तो पहले हमको ये पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा मिनिस्ट्री चला रही है, मंत्रालय किस मिनिस्ट्री की योजना है। ठीक है, तो ये एक बॉडी हो गई, एक इंस्टीट्यूशन। मिनिस्ट्री क्या है, मंत्रालय भी एक बॉडी हो गई, तो कौन से मंत्रालय की है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, तो नाम से ये प्रधानमंत्री है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। फिर इसको ये जो पीएमकेवीवाई है, इसका कौन सी बॉडी ने इसको डिजाइन किया है। मतलब मंत्रालय तो आप समझ गए, पर नोडल बॉडी कौन सी है, नोडल एजेंसी कौन सी है, इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी कौन सी है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा, राज्यों में कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन सी बॉडीज उसमें इन्वॉल्व होंगी, कौन से ऑफिसर्स इन्वॉल्व होंगे, कौन से कर्मचारी इन्वॉल्व होंगे, वो सब इसमें आ जाता है। तो इस तरह से एक चीज हो जाती है जिसको बोलते हैं हम लोग इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज। और इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज में सेंट्रल और स्टेट दोनों लेवल के इंस्टीट्यूशन और बॉडी आते हैं, और साथ ही साथ अलग अलग लेवल्स के, पॉलिसी मेकिंग से लेकर के ग्रास रूट लेवल तक, इंप्लीमेंट करने तक, पॉलिसी बनाने से लेके उसको जमीनी स्तर पर लागू करने तक जितनी संस्थाएं और उन संस्थाओं से जुड़े अधिकारी कर्मचारी शामिल है, वो सब आपको पता होने चाहिए। एक चीज। दूसरा प्रश्न आता है आपका, तो ये हो गया आपका इंस्टीट्यूशन या बॉडी, और इससे जुड़े हुए विभिन्न प्रश्न। तीसरा आता है स्कीम्स या योजनाएं या प्लानिंग, जो भी आप बोल लो, योजना, स्कीम, कार्यक्रम। अब ये योजना और स्कीम भी दो स्तरों पर होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। भाई स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग देने के लिए सरकार क्या करेगी, कोई ना कोई योजना या स्कीम चलाएगी। अब ये जो योजना या स्कीम है, कुछ सेंटर की होती है, कुछ स्टेट की होती है। अब योजनाओं के बारे में भी आपको वही चीजें ध्यान रखनी है कि भाई किसने बनाई है, कौन सी बॉडी ने, कौन इसको लागू करेगा अलग अलग स्तरों पर, कौन लोग इसमें लाभार्थी होंगे, कौन लोग एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, किन लोगों को ये टारगेट करती है, कितने समय का पीरियड का कोर्स होता है, क्या क्या ट्रेनिंग दी जाएगी, कौन कौन सी नोडल एजेंसी शामिल होंगी इसमें, एम्प्लॉयबिलिटी का क्या स्कोप है, एम्प्लॉयमेंट देने का नहीं देने का, कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा नहीं मिल पाएगा, गारंटी दी जा रही है नहीं दी जा रही है, स्टाइफन का सिस्टम है क्या या स्टाइफन का सिस्टम नहीं है, कौन लोग ड्रॉप आउट वाले इसमें एलिजिबल है या नहीं है, कॉलेज जाने वाले एलिजिबल है या नहीं, एज ग्रुप क्या है, वो सब इससे आ जाएगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी रहेगी। इसमें आप जब इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज की बात करेंगे, तो इसमें आपको इंस्टीट्यूशंस या बॉडीज के अंदर भी कई लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट में भी कई ऊपर से लेके नीचे तक कई इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। राज्य स्तर पे अलग है, संभाग स्तर पे कुछ अलग है, फिर जिला स्तर पे अलग है, और उसी योजना को अलग अलग लेवल्स पे वो काम कर रहे हैं, उसी योजना पे, एक ही योजना पे। इसी तरीके से योजनाओं के बारे में आपको पढ़ना है कि भाई सेंटर की है, स्टेट की है, किसने बनाया है, कौन लागू कर रहा है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है ना, क्या इसमें कौन लोग हो सकते हैं शामिल, कौन नहीं हो सकते हैं, ये सभी चीजें, इसका क्या स्कोप है, कब शुरू हुई थी, कब से चल रही है, कितना टारगेट रखा हुआ है, ये भी। जैसे ये जो संस्थाएं या बॉडी है, इसमें भी ऐसे प्रश्न आते हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, ये भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, आपसे पूछ लेगा भाई फला है, मान लो कि कोई एक इंस्टीट्यूशन का नाम दे दिया, जैसे अपने यहाँ एक वो ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बनाया था सरकार ने, बोल दिया कि ये जो जीएसपी है, ये मध्य प्रदेश में किस शहर में है, चार ऑप्शन दे दिए, या इसका नाम क्या है पूरा, किसके नाम पे, संत रविदास के नाम पे इसका नाम है, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क। कहां पर इसका हेडक्वार्टर या कहां पर इसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस कहाँ है, मेन ऑफिस कहाँ है, कब ये बना, किस साल में बना, क्या काम कर रहा है, ऐसे। इंस्टीट्यूशन या बॉडी के कब ये बने, किस साल में स्टेब्लिश होने के, ईयर यानी साल, किस वर्ष से ये स्थापित किए गए, किस वर्ष से स्थापित हुए, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, रीजनल ऑफिस कहाँ है,
फिर ये क्या काम कर रहे हैं, सेंटर के, स्टेट के, कौन कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं, और दूसरी नोडल एजेंसीज कौन सी है। तो ये सभी चीजें इंस्टीट्यूशंस के मामले में भी और स्कीम्स के मामले में भी आपको पता होना चाहिए, जो स्टेट की भी हो और सेंट्रल की भी। खास तौर पे वो स्कीम्स जिनके इम्प्लीमेंटेशन का दारोमदार आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में हो, उनसे प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, चाहे फिर वो आपकी मतलब अप्रेंटिसशिप की स्कीम्स हो, नॉर्मल स्कीम्स हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ऐसी स्कीम्स जिनके इम्प्लीमेंटेशन का काम आईटीआई, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज ये लोग करते हैं, इससे क्वेश्चन पूछे जाने की और ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर आपको ये चीजें देखनी रहेंगी। तो इनको अब आपको क्या करना है, आपका जो पेपर 4 है, पेपर 4 मतलब वो स्किल डेवलपमेंट वाला जो पोर्शन है, पेपर 4 नहीं उसको बोलेंगे, पेपर 2 ही है, लेकिन उसकी जो पहली यूनिट है स्किल डेवलपमेंट वाली, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। आप ये स्किल डेवलपमेंट वाली ही यूनिट को अगर आप देखोगे, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसको आप प्रैक्टिकली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा तो आपको वो अच्छे से समझ में और आ जाएगा। जैसे मैंने आपको, आप देखो इसमें अपने 3 पॉइंट हो गए, प्रिपेयर करना है या नहीं करना है, कितना करना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड में रखना है, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, किस प्रकार के सवाल बनते हैं और उसका जवाब आपको कैसे देना है। तो अब चौथी बात पे अपन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो इससे कैसे सवाल बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको हम गिनते हैं समझ आधारित प्रश्न, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, सिंपल अंडरस्टैंडिंग वाले प्रश्न। देखिए, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखिए, ये जो इंटरव्यू वाले लोग हैं जो इंटरव्यू देंगे वो तो देंगे ही देंगे, उसके लिए तो आपको दमखम से तैयारी करना ही है। लेकिन उसी के साथ साथ आपको शायद पता होगा, बहुत लोगों को, या जिनको नहीं भी पता है मैं बता दे रहा हूँ, कि ये जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, प्रिंसिपल ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और कारखाना निरीक्षक, ये जो पूरे पद हैं जिनके लिए इंटरव्यू होने वाला है, इसकी नई वैकेंसी भी आ गई है। नई वैकेंसी मतलब जो फ्रेश वैकेंसी है दूसरी नई एग्जाम्स की, वो वैकेंसी की भी जो है जानकारी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा दे दी गई है। अगर कोई स्टूडेंट उसकी तैयारी करना चाहे, जो कि फ्रेश वैकेंसी है इसी पर्टिकुलर पोस्ट की, प्रिंसिपल ग्रेड 1, 2, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, कारखाना निरीक्षक, इसी की जो फ्रेश वैकेंसी है, उसके लिए भी जो अगर कोई प्रिपेयर करना चाहे तो हमारे यहाँ उसके लिए जो है कोर्सेज चल रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछली क्लासेस में, मतलब पिछले वाले एग्जाम जिसका अब इंटरव्यू होने वाला है उसमें भी जुड़े हुए थे, उन लोगों को काफी इसका फायदा मिला था। तो फिर से हम जो है उसका कोर्स न्यू एग्जाम के लिए लेकर के आए हैं। ये आपको ऑनलाइन मोड में अवेलेबल रहेगा। अगर आप लाइव इसको अटेंड करना चाहे तो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में इसको देखना चाहे तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा कोर्स है आपका, जो आपको लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मैनर में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट जॉब वगैरह में रहते हैं और लाइव उनको टाइम सूटेबल नहीं करता है, मान लो टाइम उनके लिए सूटेबल नहीं है, तो वो रिकॉर्डेड मैनर में भी देख सकते हैं, दोनों में आपको अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोर्स जो आप अगर परचेज करना चाहें, लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसमें आपको आपका पूरा का पूरा जो प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है पार्ट बी का, वो आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपके टेक्निकल के पूरे सब्जेक्ट आ जाएंगे, और साथ ही साथ आपका स्किल डेवलपमेंट वाला भी पार्ट बी में ही आता है। ठीक है, तो पार्ट बी का आप लोग शायद सिलेबस आपने देखा ही होगा। पार्ट बी में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं, और टेक्निकल सब्जेक्ट के साथ स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये सब पार्ट बी का सिलेबस है। तो ये जो पार्ट बी है, ये पूरा का पूरा कोर्स जो है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही फॉर्मेट में मौजूद है। आप इसको लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये 3499 का पूरा कोर्स है, यानी कि 3500 का, 3499। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो सिलेबस है इसमें आपको कवर हो जाएगा। 3499 का ये आपको पड़ेगा, दैट इज 3499। उसके बाद जो इसका पार्ट ए है, पार्ट ए आप जानते हैं कि इसमें एमपीजी के और आईसीटी के क्वेश्चंस आते हैं। ये भी पूरा का पूरा कोर्स जो अगर आप लेना चाहें नई एग्जाम के लिए तो ये ले सकते हैं।
ये आपको 1000 में पूरा पड़ेगा, जिसमें आपको पूरा एमपीजीके और आईसीटी जो है पढ़ाया जाएगा। ये भी लाइव और रिकॉर्डेड दोनों ही कोर्सेस इसके मौजूद है। आप लाइव भी ले सकते हैं और रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकॉर्डेड लेते हैं तो ये आपको 1000 में पड़ेगा। अगर आप लाइव में आते हैं तो ये आपको 1599 का पड़ेगा। बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आप पार्ट ए ले रहे हैं एमपीजीके और आईसीटी, तो अगर आप इसको रिकॉर्डेड मैनर में लेते हैं तो ये रिकॉर्डेड आपको 1000 का पड़ेगा, और लाइव वाला लेते हैं तो ये आपको 1599 का पड़ेगा, यानी 1500 और 99 का। ठीक है, तो ये पार्ट ए है। पार्ट बी है। पार्ट बी आपको चाहे आप रिकॉर्डेड लो चाहे लाइव लो, दोनों ही आपको 3499 में पड़ेगा। और अगर आप पार्ट ए ले रहे हो एमपीजीके और आईसीटी, तो वो आपको रिकॉर्डेड और लाइव दोनों में है। रिकॉर्डेड वाला 1000 का है और आईसीटी वाला 1599 का है। 1599 का, ठीक है। उसके अलावा जो लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आईसीटी जो ये हमारा आईजीपी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, तो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए अवेलेबल है। इसका जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है उसमें सारे के सारे आपका पूरा डेफ, आपका पूरा पोस्ट रिलेटेड गाइडेंस, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इवन आपका गेटअप, अटायर, आपकी पर्सनैलिटी, कैसे आपको जाना है, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहनना है, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट, जो पूरे इंटरव्यू से जुड़े हुए पूरे पक्ष होते हैं, उस सब की तैयारी आपको इस आईजीपी के अंतर्गत करवाई जाती है। ये जो आईजीपी प्रोग्राम है, ये भी अगर आप अटेंड करना चाहें तो ले सकते हैं। इसका जो फी रखा हुआ है वो है 2999, यानी कि 2999 रुपीज। तो ये 2999 में पूरा मौजूद है। इसमें एक एडिशनल चीज ये है कि इसमें 3 मॉक इंटरव्यू भी आपके इंक्लूड रहेंगे इसी चार्ज में। उसका अलग से कोई फीस नहीं है। आपको पूरा का पूरा आईजीपी मिलेगा। इसमें आपको 10 से 12 सेशंस मिलेंगे, जिसमें हर पक्ष पर बहुत ही डिटेल में चर्चा की गई है। आपके उठने बैठने, बोलने चालने, कपड़े, अटायर वगैरह से लेकर के, बॉडी लैंग्वेज से लेकर के, पूरा का पूरा आपका डेफ से लेकर के हर चीज कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, वो पूरा आईजीपी इसमें हमने डिजाइन किया है। ठीक है, तो इसमें आपको 10 से 15 सेशन मिलेंगे। साथ ही साथ इसमें 3 मॉक इंटरव्यूज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इसमें इंक्लूडेड है वो। इसी के अंदर 3 मॉक इंटरव्यूज भी आपको रहेंगे। ये मॉक इंटरव्यूज हमारे दोनों ही फॉर्मेट्स में मौजूद है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू देना चाहें तो आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हैं, और अगर आप इंदौर में हैं या इंदौर आ सकते हैं तो ऑफलाइन इंटरव्यू हमारे इंदौर सेंटर पे होगा, जो कि आप अटेंड कर मतलब दे सकते हैं इंदौर सेंटर पे आकर के। तो और अगर आप इंदौर नहीं आने में सक्षम है तो आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हैं। इस इंटरव्यू में आपको एक बहुत ही वेल क्वालिफाइड टीम के द्वारा, पैनल के द्वारा एकदम रियल टाइम इंटरव्यू की तरह से इंटरव्यू लिया जाएगा। साथ ही साथ इंटरव्यू के बाद आपको अलग से एक सेशन छोटा सा दिया जाएगा, जिसमें आपको आपकी क्या कमियां हैं, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, कहां पर आप लैग कर रहे हो, कहां वीकनेस है आपकी इंटरव्यू में, किन पॉइंट्स को आपको और प्रिपेयर करना है, वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा। हम बहुत ही मतलब रिव्यू जो हमारा होगा, उस रिव्यू में आपको हर पॉइंट पे अलग अलग रिव्यू दिया जाएगा। राइट फ्रॉम योर अटायर टू योर वॉइस लेवल टू योर वॉल्यूम टू पिच टू हैंड मूवमेंट टू आई कॉन्टेक्ट टू जेस्चर टू पोस्चर टू योर कॉन्फिडेंस लेवल टू योर लिंग्विस्टिक अप्रोच टू योर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सभी चीजों पर अलग अलग कॉलम्स के अंदर आपको रिव्यू किया जाएगा कि आप कहां पर लैग कर रहे हो, कितना लैग कर रहे हो, और हाउ शुड यू इंप्रूव दिस। तो ये पूरा इसमें शामिल रहेगा। जो लोग इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम नहीं लेना चाहते, केवल मॉक इंटरव्यूज देना चाहते हैं, क्योंकि मॉक तो आपको देना ही चाहिए। हमारा मॉक इंटरव्यू जो है वो 10th ऑफ जनवरी से शुरू हो रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड्स में। 10th ऑफ जनवरी से हम लोग मॉक इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं। इसमें आपको 3 मॉक इंटरव्यूज जो है यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसका चार्ज जो है वो 1500 है। तो इसमें आपको 3 मॉक इंटरव्यूज दिए जाएंगे और इसका चार्ज जो है वो 1500 रखा हुआ है। 1500 के अंतर्गत आप 3 मॉक इंटरव्यूज दे सकते हैं। आपको एक वेल क्वालिफाइड पैनल के द्वारा इंटरव्यू किया जाएगा और फिर आपको रिव्यू भी उसी टाइम पर दे दिया जाएगा, अलग अलग पॉइंट्स में, जो जहां भी आप लैग कर रहे हो या जहां आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब कुछ। तो इसमें आपको 3 इंटरव्यूज मिलेंगे 1500 रुपए में, आप ये भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो है, अगर आप लोग ये क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं या इसमें इनरोलमेंट चाहते हैं, तो हमारा ऐप है नेविगेट प्राइम। ये नेविगेट प्राइम एप्लीकेशन जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये एंड्रॉइड, आईफोन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपका वर्किंग है, तो इसको आप डाउनलोड करके एक तरीके से
क्लासेस अटेंड कर सकते हो। और अगर आपको कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर इंफॉर्मेशन भी ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये दो नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, आप इस पर कांटेक्ट करके, और कोई आपकी क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस पे कॉल कर लो। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पे। पहला मैं आपसे बोल रहा था कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन। अब देखो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, वोकेशनल एजुकेशन का क्या सिस्टम है इंडिया में, कौन सी, मतलब वोकेशनल सिस्टम, वोकेशनल एजुकेशन का इंडिया में क्या सिस्टम है ना। उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, ये नॉर्मल एजुकेशन से अलग कैसे है, टेक्निकल एजुकेशन से अलग कैसे है, कौन कौन से चैलेंजेस हैं इसके मामले में, क्यों इंडिया को वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है, क्यों स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन कौन से तकलीफें इसमें आती है, ये तमाम चीजें। उसके बाद पॉलिसीज, आपको पता है कि इसमें हमारी सरकार ने एक पॉलिसी 2014 में जब नई सरकार आई थी तो उसमें 2015 में एक नई पॉलिसी बनाई थी जिसका नाम है नेशनल पॉलिसी ऑन स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, और उसमें एंटरप्रेन्योरशिप को भी शामिल किया गया। तो जो नेशनल पॉलिसी है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, एंटरप्रेन्योरशिप को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आता है, उद्यमिता, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का आजकल क्यों इतना महत्व है। जो हमारी नई पॉलिसी आई है सरकार ने, मतलब नई तो नहीं, अब तो 10 साल पुरानी हो गई है, पर हाँ वो उस हिसाब से नई मानी जाएगी कि वो अपनी तरह की पहली पॉलिसी है भारत में। अभी तक स्किल डेवलपमेंट या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या उद्यमिता विकास के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए अलग से कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। पहली बार भारत में अलग से एक डेडिकेटेड पॉलिसी बनी, तो उस हिसाब से वो यूनिक पॉलिसी है, अपने आप में एक डेडिकेटेड पॉलिसी है। तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप पर भी फोकस रखा गया है। तो उद्यमिता क्या होती है, एंटरप्रेन्योरशिप क्यों जरूरी है, स्टार्टअप्स क्या होते हैं, स्टार्टअप्स के मार्ग में कौन सी तकलीफें हैं, उसके लिए कौन सी पॉलिसीज हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए सरकार क्या क्या कर रही है। तो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे भी फोकस रखना है, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योरशिप से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, उसका काफी माहौल है कि भाई आप लोग जो है उद्यमिता में भी लोग जाएं, स्टार्टअप्स खोलें, नए नए काम करें, जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने, ये माहौल चलता ही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। खास तौर पे गवर्नमेंट इसके मामले में क्या क्या प्रयास कर रही है, क्या पॉलिसी लाई है, क्या स्कीम चला रही है। अलग अलग स्कीम से एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में लोन देती है अलग अलग तरह से, कम कम ब्याज वाले ऋण देती है, ट्रेनिंग भी देती है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करती है, वो सब चीजें। ठीक है, तो ये सब इसमें पूछा जाएगा। बाकी आपके स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग में क्या क्या पूछ सकते हैं, तो उसमें मेनली आपको फोकस रखना है बॉडीज और इंस्टीट्यूशंस जो इसको इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं या पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, और दूसरे स्कीम्स। और स्कीम्स बहुत सारी हैं, आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मध्य प्रदेश में बहुत सारी सरकारी योजनाएं चलती है, सीखो कमाओ योजना पिछले साल आई थी, उसके बाद संकल्प है, स्ट्राइव योजना है ना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की। और बाकी जो पुरानी स्कीम्स है, चाहे वो आपकी फिर आपकी एटीसी ये एटीएस सीटीएस वगैरह स्कीम्स हो, ये तो पुरानी स्कीम्स है ही, सीआईटीएस है। तो ये जो स्कीम्स है वो तो पुरानी चली रही है, उन पर भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 3 पोर्शंस में आपको तैयार करना है, एक सामान्य समझ वाले प्रश्न, दूसरा इंस्टीट्यूशंस बॉडीज से रिलेटेड क्वेश्चन, तीसरा स्कीम्स से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चंस ऐसे कि जो जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब, जैसे बॉडी और इंस्टीट्यूशन के फंक्शन तो आप पढ़ोगे ही, कार्य, लेकिन वो कहां पर है, किससे चल रही है, कौन ऑफिसर्स उसमें होते हैं, किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, उसके अंदर कौन कौन सी एजेंसीज आती हैं, उसके अंदर कौन से डिपार्टमेंट आते हैं, उसके कर्मचारी अधिकारी कौन लोग होते हैं, उसके क्या कार्य और दायित्व है, ये सब। साथ ही साथ योजना कब लॉन्च हुई, किसने लॉन्च की, कौन सा मंत्रालय कर रहा है, और उसको लोकल लेवल पे कौन इंप्लीमेंट करेगा, कौन कौन ऑफिसर उसमें जिम्मेदार होंगे, उसमें क्राइटेरिया क्या है, एज का क्राइटेरिया, एजुकेशन का क्राइटेरिया, टारगेटेड बेनिफिशियरीज कौन लोग होंगे, तमाम चीजें। किस मामले में शिक्षा दी जाएगी, किस मामले में ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के बाद जॉब का क्या स्कोप है, जॉब प्रोवाइड की जाएगी या नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में सरकार की क्या पॉलिसी है, एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर सरकार क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, क्यों इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत है, हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज्यादा डेवलप क्यों नहीं हो पाया है,
क्या माइंडसेट है इसको लेके, स्किल डेवलपमेंट की भारत को क्यों जरूरी है, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, फिर हमारा इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज जो है वो क्यों जरूरी है, क्यों हमारे बच्चों को जो ट्रेनिंग मिलती है फिर भी वो जॉब क्यों नहीं ले पाते हैं, क्या उसमें कमी है ना, उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट लिंकेज को कैसे सुधारा जा सकता है, ये तमाम चीजें जो इसके अंदर आती है। इसीलिए आपका जो पेपर का पार्ट बी है, मतलब जो दूसरा पार्ट है रिटर्न एग्जाम का बोल रहा हूँ, रिटर्न एग्जाम में जो पार्ट बी है उसमें जो स्किल डेवलपमेंट वाली यूनिट है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कर लेंगे तो ये आपका इंटरव्यू वाला ये वाला क्वेश्चन ये वाला जो पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इससे प्रश्न जरूर पूछा जाए। आप ये मान के चलिए कि स्किल डेवलपमेंट से आपसे या वोकेशनल ट्रेनिंग से 2-4 प्रश्न आपके इंटरव्यू में धरे हुए हैं, बिल्कुल पूछा ही जाएगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे समझ पर आधारित। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कैसे हमको एक तरीके से तैयार करना है, मतलब एक तरीके से तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसमें आपसे प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ये मान के चलिए आप स्कीम्स पे, इंप्लीमेंटेशन वाली बॉडीज पे और एक सामान्य समझ पे। इससे रिलेटेड सिचुएशनल प्रश्न भी बन जाते हैं कई बार, इससे रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे मान लो कि आपको किसी ने आपसे कहा कि भाई फॉर एग्जाम्पल कि आप जो है मान लो कि प्रिंसिपल बन के गए एक कॉलेज में, आईटीआई कॉलेज है, ठीक है। अब आपको पता चलता है कि भाई हमारे यहाँ हर साल जितने बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसमें से 30% जो है उनको आगे कोई ना कोई जॉब मिलती है या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। 30% को कोई ना कोई जॉब मिलती है या फिर वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं। बाकी जो 60-70% है उनको ना तो जॉब मिलती है ना वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा पाते हैं। आप इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करेंगे, पूछ लिया। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मान लो कि मेरे कॉलेज में 30% लोगों को ही जॉब मिल रही है या वो सेल्फ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा पा रहे हैं, 70% कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि खामी कहाँ है, इंस्टीट्यूशन के अंदर ही ट्रेनिंग के सिस्टम में कोई खामी है। ठीक है, आप पहले तो उस खामी को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या दिक्कत है। बच्चे तो जो 30% भी यही पढ़ रहे हैं, 70 भी यही पढ़ रहे हैं, फिर 30 को जॉब मिल पा रही है या वो स्किल्ड है, बाकी स्किल्ड नहीं है, क्यों नहीं है, कारण क्या है। तो क्या हमारे पास पर्याप्त मशीनरी नहीं है, क्या हमारे ट्रेनर्स अच्छे नहीं है, क्या जो मशीनरी है वो पुराने ढर्रे की चली आ रही है, क्या कारण है, और कैसे फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, क्या सरकारी योजनाएं जो चल रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से स्किल डेवलपमेंट से कई सवाल सामान्य समझ के, इंस्टीट्यूशंस के और स्कीम्स के, और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के प्रश्न, उद्यमिता में भी उसके सामान्य समझ के प्रश्न कि उद्यमिता क्यों जरूरी है, क्या सरकारी स्कीम्स चल रही है, क्यों इंडिया को एंटरप्रेन्योरशिप्स की जरूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी स्तर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, मतलब आपको पूरे तरीके से इसको होलिस्टिक मैनर में तैयार करना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लेंगे। आप समय बहुत कम है इसलिए मैंने आपको ये आज सेशन बताया है कि ताकि आप लोग इस पोर्शन को नजरअंदाज ना करो, इग्नोर ना करो, क्योंकि इससे प्रश्न आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आएगा आपके इंटरव्यू में। इसलिए आप इसको बिल्कुल पढ़ लीजिए बेटा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, इसको इग्नोर मत कीजिए। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, क्योंकि आप सब भूल चुके होंगे, साल 1.5 साल हो चुका है, तो एक बार हर चीज को रिफ्रेश कर लो। दूसरा, इस बीच बहुत परिवर्तन भी हो गए हैं, साल 1.5 साल में बहुत सारी पुरानी योजनाएं बंद हो गई, कुछ नई शुरू हो गई, तो वो भी आपको देखना रहेगा। बहुत सारी योजनाएं जो है वो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, जैसे सीखो कमाओ योजना तब नहीं थी जब नोटिफिकेशन आया था, एग्जाम हुई थी, बाद में आई है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। कुछ योजनाएं जो खत्म हो गई है, जो नई शुरू हो गई है, उनके बारे में पढ़ना रहेगा। कुछ के वर्जन्स बदल गए हैं, नए नए कार्यक्रम शुरू हो गए हैं, तो उसका क्या उद्देश्य है नई योजना का। योजना वही रहती है, नई योजना मतलब उसका नया वर्जन भी जब लॉन्च होता है तो उसमें एक खास उद्देश्य रखा जाता है कि भाई महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों को टारगेट कर रहे हैं, या सेकेंडरी सेक्टर को टारगेट कर रहे हैं, ऐसा। तो इस ये जो नए अपडेशंस हो गए हैं उसके बारे में भी आपको अवेयर होना चाहिए, और जो पुराने चल रहे हैं उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं। मैं आप उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों से कि आप लोग जो है बहुत बढ़िया तरीके से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे, और इन जो बिंदु मैंने बताए हैं इसको भी आप अकाउंट में लेते हुए, इसको भी आप अपने ध्यान में रखते हुए और अपनी तैयारी को अच्छा शार्प करेंगे, पॉलिश करेंगे।
ठीक है? आगे और ऐसे ही कुछ सेशंस में आपके लिए और लेके आऊँगा इंटरव्यू के, ताकि आप लोग और अच्छे से उसको कर सके तैयार। बाकी मॉक इंटरव्यूज़ आप ज़रूर दीजिए, मेरी आपसे गुज़ारिश है। आप कहीं पर भी लेकिन मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिए, क्योंकि मॉक से ही आपको आपकी कमी शुरू समझ में आएगी। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बस पहला इंटरव्यू वहाँ जाकर ही दूँगा, पीएससी के दफ्तर में, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप खेल रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं अपने जीवन के साथ। मॉक ज़रूर दीजिए, मॉक से ही आपको आपकी कमियाँ समझ में आएँगी, वरना नहीं समझ में आएँगी। और इसलिए मॉक इंटरव्यू बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? तो इसी पॉइंट पे आज का सेशन अब हम खत्म करते हैं। ऐसे ही अगले सेशन में, किसी और सेशन में, किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मेरी मुलाकात होगी। तब तक आप बढ़िया तैयार करते रहिए इंटरव्यू को, ठीक है? तो अब आप भिड़ के तैयारी में लगे रहिए, अपन फिर बाद में और कभी बात करेंगे, कुछ दिन बाद और किसी नए टॉपिक पे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। एक लड़का आया